हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। पिछले भाग पर कुछ लोगों को शिकायत आई थी, मैम 2 एपिसोड को 1 एपिसोड क्यों कर दिया? तो बात ये है कि जो एपिसोड बड़े होते हैं वो 1 एपिसोड आएँगे, जो एपिसोड छोटे हैं वो 2 एपिसोड आएँगे। जैसे कि आज दोनों एपिसोड छोटे हैं तो आज 2 एपिसोड आएँगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज हम सुनेंगे भाग 75 एंड 76। कुछ कदमों की दूरी पर ही बारात को जानी थी, फिर भी चींटी की चाल से गाड़ी बढ़ते हुए आगे बढ़ रही थी और गांव की चक्कर लगाती है। अतुल और रिया ने नाच नाच कर पूरे गांव वालों को अवाक कर दिया था। अतुल नाच रहा था ये तो ठीक था, लेकिन रिया को नाचते हुए देखकर पूरे गांव वाले हैरान थे। उसके पिस्ता ग्रीन कलर के लहंगे का स्लीवलेस बैकलेस ब्लाउज देखकर तो सब दांतों तले उंगली दबा लिया था। लड़के लड़कों की तो सीटी ही नहीं रुक रही थी। शरद के कुछ दोस्त भी आए हुए थे। सबने बारात में आकर रौनक लगा दिया था। गांव में लड़का घोड़ी चढ़कर नहीं जाता है, बल्कि गाड़ी से ही लड़की के घर पहुंचता है। नाचते गाते बारात ताऊ जी की हवेली पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ लड़की का भाई लड़के को उतारता है और गले में गमछा डालते हुए अंदर लेकर जाता है। लेकिन ईशान तो नीरज बाबू को लेने गया था, तो अब ईशान का नाम का शोर होने लग जाता है। ईशान को वहां पर उपस्थित ना देखकर ताऊ जी का छोटा बेटा आता है। रिश्ते में वो भी ईशानी का भाई ही लगता, और अपनी बहन किसी की थी नहीं, इसलिए उन्हें ही रस्म करने के लिए कहते हैं। वो भी खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। जैसे ही शरद को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, उसका चेहरा देखकर सब गांव वाले आश्चर्य हो जाते हैं। इतना सुंदर तो दुल्हा आज तक देखे ही नहीं है। पांडे जी की जैसी बेटी थी, दामाद भी चांद का टुकड़ा खोज कर लाए हैं। हाय हाँ, राम जी लग रहे हैं, राम जी। हाँ, इतना मनभावन दूल्हा तो पहली बार देख रहे हैं। नहीं तो सब काले कलूटे उठा कर ले जाते हैं। सभी औरतें वहां पर शरद की तारीफ में बात किए जा रही थी। हाय, नजर मत लगाओ हमारे दामाद बाबू को, नहीं तो आंखों में मिर्ची झोंक देंगे। बुआ जी औरतों को पीछे टोक देती है। अरे जीजी, हमारी तो सुंदरता की तारीफ कर रहे थे, कोनो जरूरत नहीं है तुम सबको। डाइन जोगिन हो, हमारे जमाई को नजर लगा दोगी। अब हटो सामने से, छूना मत उनको। सबको पीछे करते हुए बुआ जी आगे हो जाती है। बबुआ, जमाई बाबू को लेकर स्टेज पर जाओ और पहले तो जो आजकल का रस्म होता है जयमाला खत्म करवाओ। काहे कि सबसे ज्यादा उसी में समय लगता है। जी बुआ जी। शरद को लेकर छोटे भैया स्टेज की तरफ बढ़ जाते हैं। अब बारातियों के निकलने की बारी आती है। जैसे ही भावना जी और आराधना जी अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है, फिर से सब अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहन तो किसी किस्से का आ भी जाता है बारात में, लेकिन ये माँ चाची को हम पहली बार देख रहे हैं। हाँ बताओ, इस शहरों लोग भी ना कुछ नहीं समझते। बेटा के बियाह में माँ और चाची आती है, पता नहीं कहाँ से आए हैं ये सब। अरे अरे रुकिए बहन जी, पहले हमको स्वागत तो करने दीजिए। सबके गले में फूलों का माला पहनाते हुए सुशीला जी और बुआ जी स्वागत कर रही थी। ताई जी सबका पैर धो देती है। बहन जी बुरा न माने तो एक बात कहे। हाँ हाँ कहिए ना। आप लोग हमारे साथ आंगन में चलेंगे? काहे ना, यहाँ पर मर्दों के साथ औरत बैठकर खाना नहीं खाती है। बिटिया तो बच्ची है, तो बाराती में शामिल हो गए। आप लोगों का आदर सत्कार हम घर के अंदर करना चाहते हैं। वो का है ना, ये गांव है ना, अगर आप लोग समझ जाएंगी तो। अरे हाँ हाँ बहन जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हम जयमाला देख सकते हैं यहाँ पर खड़े होकर? हाँ हाँ बहन जी, सारी रस्में देख सकते हैं। आइए चलिए अंदर चलते हैं। आराधना जी और भावना जी औरतों के साथ अंदर चली जाती है। इधर अरविंद जी और बाकी बारातियों का स्वागत हो रहा था। सबके गले में फूलों की माला और गले में नया गमछा पहनाते हुए, मुंह में पान खिलाते हुए विधिवत तरीके से इस बारात की स्वागत हो रहा था। आइए चलिए अंदर चलते हैं समधी जी, और इस गरीब के आदर सत्कार को करने का मौका दीजिए। जानते हैं आपको जितना सक्षम नहीं है,
लेकिन जो बन पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे। कोई शिकायत होगा तो ज़रूर बताइएगा। पांडे जी हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं। अरे नहीं नहीं समधी जी, मेरा बेटा भी मेरा बेटा का ही शादी है। अगर शिकायत होगा तो शिकायत दूर करने की कोशिश करेंगे। आपसे क्यों शिकायत करेंगे? जी, ये तो आपके नेक विचार है। आइए आइए समधी जी। ताऊ जी एकदम उत्साहित होते हुए बोलते हैं। शरद को स्टेज पर बैठा दिया गया था। गांव में दुल्हन आकर बगल में नहीं बैठती है, बल्कि जो घर का मुखिया होता है, दादा नाना ताऊ पापा, उनमें से कोई एक इंसान दूल्हे के बगल में बैठता है और उन्हें समधी प्रधान कहा जाता है। उनका मान सबसे ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा मान दिया जाता है। गोविंद जी अपने बड़े भाई को भेज देते हैं। अरविंद जी शरद के बगल में जाकर बैठ जाते हैं। अरविंद जी की आरती करते हुए उनके सर पर एक पगड़ी पहनाया जाता है, तिलक लगाकर मान दिया जाता है। सामने हजारों प्रकार का व्यंजन परोसा जाता है। गांव में बारातियों को खुद परोस कर खाना खिलाना होता है। बाराती खुद लेकर नहीं खाते हैं, बल्कि जो गांव वाले के लोग होते हैं भोज में भी लोग परोस कर नहीं खाते हैं। आदर के साथ उन्हें बिठाया जाता है और गोल और परोस कर खिलाया जाता है। सबके लिए गोल गोल टेबल लगे हुए थे, जिसके तारों चारों तरफ कुर्सियां सजाई गई थी। सारे बाराती बैठ गए थे और जब गांव के पड़ोसी थे सब मिलकर बारात को खिला रहे थे। वेटर भी थे, लेकिन घर के भी लोग साथ में लगे हुए थे। पूरा गांव बारात के स्वागत में लगा हुआ था। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा सजावट पर व्यवस्था किया गया था। खाना बनाने के लिए शहर के कैटरर्स को बुलाया गया था, ताकि किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। शरद सबके बीच बैठा हुआ अपनी होने वाली दुल्हन का इंतजार कर रहा था, जिससे आने में शायद समय था, और अपने भाई का भी इंतजार कर रहा था, जिसके आने में भी शायद समय लगने वाला था। इधर जब तक ईशान नीरज के पास पहुंचता है अंधेरा हो चुका था। अब डरावनी डरावनी आवाजें जंगल से आ रही थी, जिससे नीरज को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि नकुल डर के मारे गाड़ी के अंदर बैठ गया था। क्या हुआ, तुम अंदर क्यों बैठ गए? वो सर मैं लाइट जला देता हूँ ना, वो हमें लेने आएंगे तो उन्हें पता चलेगा ना हम कहाँ पर है। नकुल गाड़ी की हेडलाइट जला देता है, ताकि उन्हें आसानी से लोग ढूंढ सके। थोड़ी देर में उन्हें गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है, जिसे सुनकर दोनों चैन की सांस लेते हैं। ईशान के साथ एक और लड़का था। धीरे धीरे वो लोग हेडलाइट के जलते हुए गाड़ी के करीब पहुंच जाते हैं। मोनू तुम गाड़ी घुमाओ, मैं उन्हें बैठने के लिए कहता हूँ। ईशान उतरते हुए बोलता है। जी भैया। नकुल भी बाहर निकल कर नीरज का सामान निकाल दिया था। सॉरी आपको इतनी तकलीफ हुई, आइए चलिए बैठिए। बोलते हुए ईशान सामने देखता है तो आश्चर्य हो जाता है। वहीं हेडलाइट की रोशनी में ईशान का चेहरा चेहरे पर भी आ जाती है। नीरज भी उसके चेहरे को देखकर हैरान हो जाता है। तुम शराब? ईशान को देखकर नकुल भी हैरान था। आई न्यू इट। इसका मतलब वो पागल तुम्हारी बहन से शादी कर रहा है। मुझे एक डेट देखकर ही डाउट हो रहा था। इतना कोइंसिडेंट होगा मैंने सोचा नहीं था। और ये इतना घटिया गांव तुम्हारा है। तुमने गांव की सड़क को क्यों नहीं बनवाया है? सॉरी सर, मैं कैसे बनवा सकता हूँ? क्यों नहीं बनवा सकते हो, तुम्हारा गांव है ना। ईशान समझ चुका था सामने खड़ा इंसान गुस्से में पागल हो चुका है। उसके सामने कुछ बोलना बेकार है, इसलिए वो चुप हो जाता है। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई तुम्हें पता है? 1 घंटे से मैं यहाँ गर्मी में खड़ा हूँ। सॉरी सर, लीजिए पानी पीजिए। ईशान गाड़ी में से पानी का बोतल निकाल कर लाता है। बिस्लरी है ना? हाँ सर। पानी से गले पानी गले से उतरते ही नीरज को थोड़ी राहत महसूस होती है। गाड़ी का एयर कंडीशनर है ना? हाँ सर। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बैठो अंदर। सर पहले आप बैठ जाइए ना। ईशान दरवाजा खोल देता है। नीरज जाकर अंदर बैठ जाता है। एसी की ठंडक उसके गर्म दिमाग को थोड़ी शांति पहुंचाती है। अब चलो। ओके सर। मोनू तुम बाहर आओ, मैं ड्राइव करता हूँ। लेकिन भैया हम करते हैं ना। मुझे करने दो मोनू। मोनू बाहर आकर दूसरी तरफ बैठ जाता है।
ईशान ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। दिमाग में उसके हजारों बातें चल रहे थे। दोनों सक्सेना थे, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? लेकिन सक्सेना तो दुनिया में हजारों होते हैं। लेकिन इन्होंने रिया की फोटो देखकर रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी पहचान बाहर आए। मुझे दुनिया खुद के नाम से जाने, मेरे बाप के नाम से नहीं। ईशान के मन में चल रहे सवालों का जवाब पीछे बैठा हुआ नीरज दे देता है। आई होप तुम्हारे पर्स में वो तस्वीर नहीं होगी। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लोगों को बनाना आता है तो उसे बिगाड़ना भी मुझे अच्छी तरह से आता है। यून सॉरी सर। नकुल और मोनू दोनों उन दोनों की बातें, आधी अधूरी बातें सर के ऊपर से जा रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर आराधना जी और भावना जी घर के अंदर आती है। हर कोई उनके आदर सत्कार में लगा हुआ था, लेकिन आराधना जी की नज़रें धानी को तलाश रही थी, जो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो धानी को ही ढूंढे जा रही थी। जब वो कुछ देर तक नहीं दिखाई देती है तो सुशीला जी से पूछ बैठती है, बहन जी, आपकी बहू धानी दिखाई नहीं दे रही है? आराधना जी का सवाल सुनकर सुशीला जी सकपक आ जाती है। वो बहन जी, देखिए बहन जी, हमने उस दिन ही आपसे साफ कहा था, हमारे घर में भेदभाव नहीं होता है, तो आप यहाँ की बात नहीं होना चाहिए। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, वो कोई रचने नहीं कर सकती है, लेकिन आंखें से देख तो सकती है। आप किसी के देखने का अधिकार तो नहीं छीन सकती है ना? आराधना जी का बात सुनकर बुआ जी का मुंह बन जाता है। देखिए बहन जी, यह हमारा गांव है, जहाँ पर हमारा रीति रिवाज चलता है, और ब्याह जैसे शुभ कार्य में हम लोग बौधी को देखना नहीं चाहते हैं। अब आपको ये बात खराब लगे या सही लगे, लेकिन हम अपने भतीजी का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। बुआ जी अपनी बात कह देती है। लेकिन ये तो गलत है ना, आप लोग कैसे उस बच्ची के साथ ऐसा कर सकते हैं? जी, हम ऐसा ही करते हैं। काहे ऐसा नसीब लेकर आई? नहीं तो अगर आज सुहागिन होती तो बिदकौरी होती। एक ठो भाभी थी, सबसे आगे आगे रहती, लेकिन नसीब ही जरा हुआ लेकर आई है, तो आज कोना पकड़ कर खड़ी है। उसका पति मर गया, उसमें उसकी क्या गलती है? ये तो एक हादसा है, किसी के साथ भी हो सकता है ना। जी नहीं बहन जी, ये हादसा नहीं होता है, उसका नसीब ही अच्छा नहीं है। सुहाग उसके हाथ में लिखा हुआ ही नहीं था। पहले माँ बाप को खा गई, और बिया होते ही पति को खा गई, और अब शादी में सम्मिलित होगी तो अपनी ननद की खुशियाँ को भी खा जाएगी। और हम मना नहीं किए हैं, बस दूर से देखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो तो दिखाई भी नहीं पड़ रही है। वो रही रसोई घर के दरवाजे पर। आराधना जी नजर उठाकर देखती है तो उन्हें सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक लड़की दिखाई देती है। आधा धर उसके दरवाजे के पीछे था, और आधा से बाहर की तरफ झांक रही थी। कोई इतना अपमान सहने के बाद शायद ही वहां पर खड़ा रहता, लेकिन क्या करे धानी अपने मन का, जो अपनी ननद की खुशियां देखना चाहती थी। रसोई घर का लाइट बंद कर दिया था। वैसे भी आज कोई अंदर खाना पीना नहीं बना था, सब कुछ बाहर ही हो रहा था। अंधेरे में खड़ी थी, जिस वजह से आराधना जिसका चेहरा ढंग से नहीं देख पा रही थी। बहन जी, आप लोग गलत कर रहे हो उसके साथ। अगर सोचिए उसकी जगह आपकी बेटी होती तो तब भी आप लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं? आराधना जी दुखी होते हुए बोलती है। हाँ बहन जी, अगर हमारी बेटी आज बौधी होती तो उसे भी हम खुशियों में सम्मिलित नहीं होने देते। कुछ नियम बनाए जाते हैं, उनके पीछे कुछ महत्व होते हैं, जिसे लेकर हमें चलना पड़ता है। और अब इस बौधी के बारे में सोचना छोड़िए, चलिए अपने बहू से मिलिए। सुशीला जी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। सारी बागडोर आज बुआ जी ने संभाल रखा था। आराधना जी और भावना जी, मौसी, सास, बुआ, सास, सब ईशानी के कमरे में चले जाते हैं। अंदर फोटो शूट चल रहा था। अपने ससुराल वाले को देखकर ईशानी सब कुछ रोककर उन लोगों के पास आती है, और सबका आशीर्वाद लेती है। बहुत खूबसूरत लग रही है हमारी बहू। ईशानी शर्मा जाती है।
आराधना जी अपने पर्स में से एक नोट की गड्डी निकाल कर ईशानी के ऊपर बार कर कैमरामैन को पकड़ा देती है। कैमरामैन के साथ साथ हर कोई हैरान हो जाता है। उस बेचारे के तो इतनी फीस भी नहीं थी जितना आराधना जी ने उसे पकड़ा दिया था। आंखों से काजल निकाल कर ईशानी के कान के पीछे लगा देती है। मेरी प्यारी बहू किसी की नजर न लगे। आराधना जी उसका बलैया लेते हुए बोलती है। सुशीला जी का ध्यान कैमरामैन के हाथों में पकड़े हुए पैसों पर ही था। उन्हें लग रहा था उनकी बेटी का पैसा इस कैमरामैन को मिल गया है। खैर अभी उसे महानता दिखाना था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी। जल्दी से ही फोटो वोटो खिंचवाओ, बाहर जयमाला के लिए जाना है। बुआ जी फिर से ईशानी को डांट दिया। हाँ हाँ बुआ जी बस हो गया, 2-4 फोटो है। चलिए बहन जी आप लोगों को औरों से मिलवाते हैं। ये है हमारी बहू की भौजाई की भौजाई। ताई जी नमस्ते बोलती है, नमस्ते नमस्ते। और ये दोनों हैं इनकी बहुरिया। दोनों झुककर सबका प्रणाम कर लेती है। एक एक करके बुआ जी सबसे मिलवा रही थी, लेकिन धानी से मिलवाया नहीं गया था। हमें आपकी बहू धानी से भी मिलना है। घर के नौकर तक का परिचय करवा दिया गया था, लेकिन धानी का चर्चा किसी ने किया ही नहीं था। हाँ हाँ क्यों नहीं, मिलवाते हैं। आइए आइए बैठिए। बिट्टू की माई जाओ बौधी को लेकर आओ। जी जी जी। सुशीला जी धानी को लेकर आती है। चलो पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दी हो जो तुम्हारा गुणगान करते हुए उसकी सांस नहीं थक रही है। धानी सुशीला जी के पीछे पीछे वहां पर आ जाती है। चेहरे पर उसने फिर से आंचल डाल दिया था। पता नहीं आराधना जी का मन उसका चेहरा देखने के लिए बहुत मचलता था। बहन जी आपकी ये दोनों बहुएं तो पर्दा नहीं किया हुआ है, फिर इसे क्यों घूंघट कर रखा है। इस शहरी लोगों को भी ना बहुत खोद बेद होता है। बुआ जी मन ही मन आराधना जी को कोस रही थी, लेकिन मुंह पर कुछ बोल नहीं सकती थी। काहे ना बहन जी, इन दोनों का चेहरा देखकर लोगों का दिन बन जाता है, लेकिन इस विधवा का चेहरा देखकर दिन खराब हो जाता है, इसलिए ढक कर रखते हैं। आपको देखना है तो दिखा देंगे, लेकिन ये मत कहिएगा कि दिन खराब कर दिया। अरे नहीं नहीं बहन जी आप हमारे बारे में इतना मत सोचिए, और ना ही हम इन अंधविश्वासों को मानते हैं। अब चेहरा दिखा दीजिए। बुआ जी धानी के चेहरे पर से साड़ी हटा देती है। आराधना जी एकटक उसके चेहरे को देखने लग जाती है। पसीने के कारण उसके चेहरे पर बाल चिपके हुए थे। पूरा चेहरा दूध की तरह सफ़ेद था। नाक कान गला सब कुछ खाली था। बालों की एक ढीली सी चोटी बना रखी थी, जिसमें कुछ बाल निकलकर उसके चेहरे पर झूल रहे थे। अपनी सुनी आंखों से सबको देख रही थी। गले में तो उसकी आवाज़ ही नहीं थी, बस पलके झुकाते हुए सबको देख रही थी। मासूमियत तो जैसे चेहरे पर से टपक रहा था। जाने क्यों आराधना जी का चेहरा देखकर धानी का चेहरा देखकर आराधना जी की आंखें भर जाती हैं। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। भगवान ने बहुत बड़ा न्याय कर दिया। इस उम्र में ऐसा जीवन जीने के मजबूर कर दिया, और अब आप लोग ऐसा व्यवहार करके इसके साथ अन्याय कर रहे हैं। कोई उनके बातों का जवाब नहीं देता है। अरे मुंह क्या देख रही हो, प्रणाम करो ना सबको। हाँ हाँ। धानी हाँ में सर हिलाते हुए सबका पैर छूने लग जाती है। खुश रहो, भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से जल्दी भर दे। चलिए बहन जी, चलिए बाहर चलिए, जयमाला का समय हो गया है। जयमाला घोषित हो जाता है। तुम भी चलो। नहीं। धानी सीधे नाव में सिर हिला देती है और वापस किचन की ओर चली जाती है। आराधना जी उसे देखती रह जाती है। चलिए भाभी। भावना जी का आवाज उसका ध्यान भंग करती है। वो भी सबके साथ बाहर निकल जाती है। इधर ईशानी जयमाला के लिए गाना बजाया गया था, और उसी के साथ नीरज की गाड़ी एंटर करती है। सबका ध्यान उसकी गाड़ी पर आकर्षित हो जाता है।
सरद उठकर खड़ा हो जाता है। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज के दोनों भाग यहीं पर ख़त्म होते हैं। कल जल्दी ही नया भाग लेकर हाजिर हो जाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहानी अच्छा लग रहा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।